हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो मैं मेटलर्जिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के अंदर बना रहा हूँ। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो उसका लिंक मैं ये जो मेटलर्जिकल एनालिसिस का जो प्ले लिस्ट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप जितने भी वीडियोज़ हैं पुराने देख सकते हो, और आगे आने वाले वीडियोज़ भी उसी प्ले लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ग्राविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्राविमेट्रिक एनालिसिस क्या है। ठीक है, तो ग्राविमेट्रिक एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसमें हम जो अपना जो सॉल्यूशन होता है या सैंपल होता है उसकी क्वांटिटी हम पता कर सकते हैं। उसमें जो किसी एलिमेंट है या जो एनालाइट है उसकी क्वांटिटी हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, दो टाइप की एनालिसिस मेन होती है, एक ग्राविमेट्रिक होती है और एक वॉल्यूमेट्रिक होती है। ठीक है, तो जितनी टाइप के जो हम मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में जो एनालिसिस करते हैं, जैसे आयरन ओर का एनालिसिस है, स्पंज आयरन का एनालिसिस है, फेरोलॉय है, कोल है, कोक है। ठीक है, और भी जो प्रोडक्ट है स्टील का एनालिसिस, वो सब हम इन दो मेथड से ही ज़्यादातर करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक और ग्राविमेट्रिक एनालिसिस से। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ग्राविमेट्रिक एनालिसिस हम कैसे करते हैं। फिर जब हम इस पार्ट में जाएंगे कि आयरन ओर का एनालिसिस कैसे करते हैं, टोटल आयरन कैसे निकालते हैं, सिलिका कंटेंट कैसे निकालते हैं, तो ये सारी कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक है एनालिसिस का। ठीक है, ग्राविमेट्रिक एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। फिर हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे आगे जा करके। ठीक है, तो जो ये एनालिसिस है वो दो टाइप का होता है। सॉरी, एक्चुअली में होता है चार टाइप का है, यहाँ पे दो टाइप का मेनली बताया गया है। पहला होता है ग्राविमेट्रिक एनालिसिस, प्रेसिपिटेशन एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं प्रेसिपिटेशन एनालिसिस में, सबसे पहले हम जो सैंपल बना रहे थे या जो सॉल्यूशन बना रहे थे ना, उसमें से एनालाइट को हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट आउट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आयरन ओर से मुझे टोटल आयरन परसेंटेज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले सॉल्यूशन बना लूँगा, इसको पहले HCl में डिज़ोल्व करा लूँगा। ठीक है, उसके बाद मुझे आयरन को अगर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, आयरन के बारे में पता लगाना है कितना परसेंट है, तो मैं उसको कुछ प्रेसिपिटेटिंग मीडिया या प्रेसिपिटेटिंग रीजन डाल के आयरन को प्रेसिपिटेट आउट करूँगा। ठीक है, फिर वो उसी प्रेसिपिटेट को मैं क्या कर लूँगा, ड्राई करके, ठीक है, ड्राई करके इग्नाइट करके उसके बाद हम उसका वेट ले लेंगे। फिर वो जो वेट आएगा, जो वजन आएगा प्रेसिपिटेट का, वो इंडिकेट करेगा परसेंटेज ऑफ आयरन को। तो इस तरह से प्रेसिपिटेशन मेथड काम करता है। ठीक है, इसको और डिटेल से भी जानेंगे। सेकेंड जो मेथड है वो है वोलेटिलाइजेशन मेथड या वोलेटिलाइजेशन ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं ना, इस मेथड में हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसमें से या सॉल्यूशन या हमारे पास जो सैंपल होता है उसमें से कोई ऐसा एलिमेंट जो वोलेटाइल नेचर का हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उस सैंपल को हीट करके वो जो वोलेटाइल प्रोडक्ट है या वोलेटाइल एलिमेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, बाहर निकाल के क्या करते हैं, वेट को हम मेज़र करते हैं कि वेट में क्या कमी आया। ठीक है, क्योंकि शुरू में अपने पास सैंपल था, उसमें मैंने हीट किया, हीट करने से जो भी वोलेटाइल जो प्रोडक्ट था वो कहाँ चला गया, वो बाहर निकल गया, हमने दूसरे कंटेनर में उसको इकट्ठा कर लिया। तो इसके वेट में जो कमी आएगी, इनिशियल वेट और फाइनल वेट में जो कमी आएगी, वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि जो वोलेटाइल प्रोडक्ट था उसका वेट कितना था, उसका परसेंटेज कितना था, वो इंडिकेट करेगा। ठीक है, जैसे बहुत आसान सा एग्जांपल है इसके लिए, मॉइस्चर टेस्ट जब हम करते हैं। ठीक है, जैसे कोल या किसी में मॉइस्चर टेस्ट करना होता है तो हम उसको हीट कर देते हैं, हीट करने से जितना मॉइस्चर बाहर निकल जाता है, तो देखते हैं कि जब शुरू में कितना वेट था और ड्राई करने के बाद कितना वेट है, जो तो वेट डिफरेंस जो आता है वो मॉइस्चर कंटेंट को इंडिकेट करता है। तो वो एक एग्जांपल है वोलेटिलाइजेशन एनालिसिस का। इसके अलावा एक इलेक्ट्रो एनालिसिस होता है इसी के अंदर। इलेक्ट्रो एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है जिसके बारे में हमको पता लगाना है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता लगाना है, ठीक है, उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करने के बाद उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कैथोड में हमेशा जो भी है एलिमेंट हो डिपॉजिट होता है, तो कैथोड में क्या होगा, एलिमेंट डिपॉजिट होगा। तो हम इसमें एनालिसिस कैसे करेंगे, शुरू में इलेक्ट्रोड का वेट ले लेंगे, वजन ले लेंगे कि है ना शुरू में, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होने के बाद उसके वजन को चेक करेंगे। तो जितना उसका वेट इंक्रीज़ हुआ होगा वो इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा कि वो इलेक्ट्रोलाइट में या उस सैंपल में कितने अमाउंट में वो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट था। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रो एनालिसिस में पता करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक ही चीज़ को डिटेल से बताऊंगा, वो है प्रेसिपिटेशन मेथड को। प्रेसिपिटेशन मेथड को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि उसी का ही यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो ग्राविमेट्रिक एनालिसिस का ये पूरा है प्रोसीजर, मैं क्या करके आपको समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप इसका होता है एनालाइट और सैंपल, मतलब पहले आपको क्या करना है, सैंपल प्रिपरेशन करना है। ठीक है, या उसको सॉल्यूशन प्रिपरेशन भी बोलते हैं। मतलब आपको जैसे कोई सैंपल है, जैसे आयरन ओर का ही सैंपल है, उसको मुझे एनालिसिस करना है आयरन ओर को, तो मैं क्या करूँगा, उसको
सॉल्यूशन प्रिपेयर करूँगा उसका। मैं HCl लूँगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें हमारा आयरन और को मैं डिज़ोल्व कर दूँगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, सैम्पल प्रिपरेशन हुआ। सबसे पहले हम सैम्पल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सेकेंड हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म करने के लिए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट आपको मिलाना पड़ेगा, जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जिसका भी परसेंटेज आपको पता करना है। ठीक है, उसको आपको प्रेसिपिटेट आउट करना होगा, तो उसके लिए प्रॉपर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जैसे ही हम उसमें डालेंगे, उस सॉल्यूशन में क्या होगा, वो एलिमेंट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट होने के बाद क्या कर लें, हम उसको फ़िल्टर कर लेंगे। प्रेसिपिटेशन का एक अच्छा एग्जांपल आप घर में देखोगे, घर में जब हम पानी गर्म करते हैं, ठीक है, नॉर्मल पानी, मतलब डिश वो वाला वाटर नहीं, प्यूरीफाई वाटर नहीं, नॉर्मल पानी को अगर आप गर्म करोगे ना, तो उसमें ना वाइट कलर का एक वो लेयर जम जाता है या ऊपर आ जाता है। वो वाइट कलर का लेयर क्या है, एक तरह से वो प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो उस प्रेसिपिटेट को क्या कर लेना है, आपको फ़िल्टर कर लेना है। फ़िल्टर करोगे तो सॉल्यूशन अलग हो जाएगा और जो प्रेसिपिटेट है वो अलग हो जाएगा। फिर उसी प्रेसिपिटेट को फिर ड्राई कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू में तो सॉल्यूशन के साथ निकला है तो गीला रहेगा, उसको ड्राई कर लेंगे, फिर इग्निशन कर लेंगे। इग्निशन के बाद एक और प्रोसेस होता है, वॉशिंग कर लेंगे। हाँ, फिल्ट्रेशन के बाद करते हैं वॉशिंग करेंगे तो जो इम्प्योरिटी वगैरह है वो भी बाहर निकल जाती है। फिर ड्राई और इग्निशन कर लेंगे, फिर उसका वेट ले लेंगे, वजन ले लेंगे कि उस प्रेसिपिटेट का वेट कितना है। फिर उस प्रेसिपिटेट का हमको पता रहेगा कि वो प्रेसिपिटेट क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्रेसिपिटेट मुझे मिला है सिल्वर क्लोराइड का, तो मुझे इस सिल्वर क्लोराइड के वेट से पता चल जाएगा कि सिल्वर कितना है, क्लोरीन कितना है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो हमने सैंपल लिया था, ठीक है, उसमें कितना सिल्वर था। या जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया Fe2O3 का, ठीक है, तो मान लीजिए प्रेसिपिटेट आउट हुआ, तो मुझे मान लीजिए आयरन वहाँ पे मिला प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, तो उसका मैं परसेंटेज पता कर लूँगा कि इतना और मैंने लिया था, इतने ग्राम, और मुझे इतना प्रेसिपिटेट मिला है, तो उसके बेसिस में परसेंटेज पता कर लूँगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में हम पता कर लेंगे। तो ये पूरा स्टेप होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है, सेम जो मैं बताया वही दिया गया है। हमारे पास एक एनालाइट होगा, उसको मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन प्रिपेयर करूँगा, उसको मैं डिज़ोल्व करा दूँगा, मतलब सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लूँगा। फिर क्या डालूंगा, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालूंगा, और उसको स्टीरिंग कर रहे हैं, चम्मच चलाना जैसे ना, वैसे स्टीरिंग करना पड़ेगा। फिर इससे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। फिर इस प्रेसिपिटेट का क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। इसको मैं डिटेल से भी समझाऊंगा। डाइजेशन करेंगे, फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर फिल्ट्रेशन के बाद उसको वॉशिंग करेंगे। फिल्ट्रेट जो मिलेगा अपने को, या जो प्रेसिपिटेट मिलेगा, उसको वॉशिंग करेंगे, उसको ड्राई कर लेंगे, फिर उसको इग्नाइट कर लेंगे, फिर वजन ले लेंगे, फिर फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे। ये पूरा स्टेप होता है। ठीक है, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में तो अभी मैंने पूरा बता दिया कि हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन करते हैं। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप केवल उसी सॉल्यूशन का ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं जिसके लिए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट अवेलेबल नहीं है तो आप ये प्रोसेस कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसका मेन बेसिक वही है, आपको प्रेसिपिटेशन करना है, उस एलिमेंट को एज ए प्रेसिपिटेट आपको बाहर निकालना है, फिर ताकि हम उसका वजन ले सकें, वेट ले सकें। ठीक है, तो ये टेक्निक काफ़ी अच्छी टेक्निक है, बहुत एक्यूरेट टेक्निक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ज़्यादा क्या है, एक्यूरेट होता है ना। चलिए अब हम स्टेप को और डिटेल से समझ लेते हैं। जो भी मैंने स्टेप बताया उसको और हम डिटेल में समझ लेते हैं, स्टेप्स इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने बताया ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, अपना जो सैंपल होगा उसको डिज़ोल्व करना है किसी भी एसिड वगैरह में, जिसमें भी आपको इस तरह से सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते टाइम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं सैंपल प्रिपरेशन का। वो है पहला वॉल्यूम ऑफ एनालिसिस। ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, मतलब जो आपका सैंपल है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है ये। आपका जो वॉल्यूम है ना, सैंपल का सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो प्रेसिपिटेशन को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से आपको रखना है वॉल्यूम को कि प्रेसिपिटेशन जल्दी से हो। ठीक है, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, पीएच का बनाते टाइम पीएच प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन होता है ना वो प्रॉपर पीएच में होता है। पीएच का रेंज होता है, उसी में ही प्रेसिपिटेशन पॉसिबल होता है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट के प्रेसिपिटेशन के लिए कितना पीएच हमको चाहिए है सॉल्यूशन में, तो पीएच आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। फिर थर्ड क्या है, टेम्परेचर सही होना चाहिए। टेम्परेचर जनरली हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर है तो जनरली उसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखो प्रेसिपिटेशन होने का मेन कारण क्या होता है, मेन कारण होता है सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज़ सॉल्यूशन में नहीं रह पाता है तभी वो प्रेसिपिटेट आउट होता है। ठीक है, और जनरली आप जानते हैं कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो
जो सॉल्वेंट है उसको डिज़ोल्व करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो प्रेसिपिटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो, इसलिए वो टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको सॉल्यूशन प्रिपरेशन करते टाइम, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब सॉल्यूशन आपने फॉर्म कर लिया, अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप होता है प्रेसिपिटेशन का, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन करने के लिए आपको प्रेसिपिटेटिंग एजेंट आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालोगे तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत क्या होगा, सुपर सैचुरेशन होगा। मतलब देखिए, जिस भी एलिमेंट को आपको प्रेसिपिटेट करना है उसी टाइप का आपको रीजन डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया ना, आयरन ओर में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, सिलिका होता है, मैग्नीशिया होता है, एल्यूमिना होता है, आयरन होता है। तो आपको जिसको भी प्रेसिपिटेट, जिसका भी पता लगाना है, वैसा आपको प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो प्रेसिपिटेट आउट करेगा, ठीक है। जैसे आयरन का पता लगाना है तो ऐसा रीजन डालूंगा कि वो आयरन को प्रेसिपिटेट करे, सिलिका पता लगाना तो ऐसा एलिमेंट डालूंगा कि वो सिलिका को प्रेसिपिटेट करे। तो प्रॉपर आपको प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालना है। जैसे ही हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालते हैं वो सुपर सैचुरेशन अकर हो जाता है, और सुपर सैचुरेशन के कारण ना न्यूक्लिएशन स्टार्ट होता है, ठीक है। न्यूक्लिएशन स्टार्ट होता है, छोटा छोटा न्यूक्लाई पहले बनता है प्रेसिपिटेट का, बहुत छोटा छोटा, यही फिर छोटा छोटा न्यूक्लाई आपस में मिल करके बड़ा न्यूक्लाई बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रेसिपिटेशन होता है ना, वो या जो न्यूक्लियाई होता है उसका साइज़ कितना होगा वो डिपेंड करता है रिलेटिव सुपर सैचुरेशन पे। अब ये रिलेटिव सुपर सैचुरेशन क्या है, देखो, रिलेटिव सुपर सैचुरेशन इज इक्वल टू होता है Q माइनस एस अपॉन एस। तो Q क्या होता है, Q मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनालाइट, अमाउंट ऑफ एनालाइट एट एनी टाइम, ठीक है। मतलब जिसको हमको प्रेसिपिटेट आउट करना है, मतलब है ना, वो एनालाइट हुआ। जैसे आयरन को मुझे पता लगाना, तो आयरन क्या हुआ, सॉल्यूशन का एनालाइट हुआ, जिसको हमको एनालिसिस करना है। तो अमाउंट ऑफ एनालाइट इन सॉल्यूशन एट एनी टाइम, उसको क्या बोलते हैं, क्यू। मतलब पर्टिकुलर इस टाइम पे उसके अंदर कितने अमाउंट में एनालाइट प्रेजेंट है। एस क्या होता है, एस है आपका इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ एनालाइट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, एस क्या है, इक्विलिब्रियम अमाउंट है। जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर किसी भी मान लीजिए ये है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर इसका कुछ एक लिमिट होगा सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का, है ना, एक लिमिट होगा इक्विलिब्रियम में। तो एस वही है, मतलब वो एक क्या है, इक्विलिब्रियम में कितना होना चाहिए, ये आपका सॉल्यूट कितना होना चाहिए, वो एस डिनोट कर रहा है। क्यों क्या कर रहा है कि एक्चुअली में कितना है उसमें सॉल्यूट, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये टोटल जो है ना, ये इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। टोटल इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होता है ना, ज़्यादा न्यूक्लिएशन होता है, मतलब आपका सुपर सैचुरेशन ज़्यादा है। क्यू की वैल्यू ज़्यादा है मतलब आप सॉल्यूशन के अंदर एनालाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक लेवल से बहुत ज़्यादा है, सुपर सैचुरेशन बहुत हाई है। तो जितना ज़्यादा सुपर सैचुरेशन होगा ना, उतना ज़्यादा न्यूक्लियाई फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा न्यूक्लियाई फॉर्म होने का दिक्कत क्या है, अगर ज़्यादा न्यूक्लियाई फॉर्म होगा ना तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना छोटा होता है कोई भी पार्टिकल उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होता है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियाई बनेगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, और ज़्यादा सरफेस एरिया मतलब होता है ज़्यादा इम्प्योरिटी का एब्जॉर्प्शन। मतलब जो इम्प्योरिटी है, क्योंकि सॉल्यूशन में और भी बहुत सारे एलिमेंट है, तो वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होना चाहिए, केवल हमारा जो एनालाइट है वही प्रेसिपिटेट आउट होना चाहिए। तो अगर न्यूक्लिएशन बहुत छोटा होगा, न्यूक्लियाई बहुत छोटा होगा, तो इम्प्योरिटीज़ बहुत जल्दी उसके साथ एसोसिएट हो जाएगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लिएशन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा न्यूक्लिएशन से बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई बनेगा, ठीक है, उससे इम्प्योरिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो वो कम होना चाहिए, तो उसके लिए रिलेटिव सुपर सैचुरेशन कम होना चाहिए। तो रिलेटिव सुपर सैचुरेशन को कम करने के लिए ना जनरली हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, जो सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट होना चाहिए थोड़ा सा सॉल्यूशन। और न्यूक्लियाई और बहुत ज़्यादा होने के कारण ऐसा कोलाइडल पार्टिकल बनता है, ठीक है। ये भी सर्फेस एरिया को बढ़ाता है। ये कोलाइडल पार्टिकल से भी इम्प्योरिटी बहुत जल्दी चिपक जाती है इसके साथ, प्रेसिपिटेट के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया गया है, न्यूक्लिएशन इंक्रीजेस लीड्स टू मोर नंबर ऑफ स्मॉल साइज कोलाइडल फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लीड्स टू एब्जॉर्ब इम्प्योरिटी। ज़्यादा ऐसा कोलाइडल पार्टिकल बनेगा तो ज़्यादा इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को बताया गया है। जैसे मान लीजिए आपको ये सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट करना है ना, सिल्वर का पता लगाना है ना। तो हम क्या क्या किए, अपना ये जो सिल्वर ये सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, उसमें NaCl मिला दिए। NaCl के मिलाने से क्या बन गया, ये सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम लोग सिल्वर नाइट्रेट में NaCl मिलाया, ये प्रेसिपिटेशन चालू हो गया, किसका, इसका सिल्वर क्लोराइड का, ये प्रेसिपिटेशन चालू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियाई बनता है, वो फिर धीरे धीरे बड़ा होकर प्रेसिपिटेट बनता है।
अब प्रेसिपिटेट की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, आपका प्रेसिपिटेट कैसा होना चाहिए। तो पहला है लो सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। लो सॉल्युबिलिटी मतलब वापस से डिजोल्व नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे प्रेसिपिटेट बन गया फिर वापस से डिजोल्व हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ ना, तो सॉल्युबिलिटी उसकी लो होनी चाहिए। ठीक है, तब सॉल्युबिलिटी लो होगी तभी वो प्रेसिपिटेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड, हाई प्योरिटी होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, मतलब इम्प्योरिटी एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे अगर सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट करना है तो सिल्वर क्लोराइड ही होना चाहिए, इसके साथ और एलिमेंट या और मेटल इसके साथ नहीं आना चाहिए प्रेसिपिटेशन में। ठीक है। थर्ड क्या बोल रहे हैं, नोन कॉम्पोजिशन। ठीक है, मतलब जो आपका प्रेसिपिटेट है उसका कॉम्पोजिशन हमको पता होना चाहिए, कॉम्पोजिशन। ठीक है, या उसका प्रॉपर केमिकल फार्मूला हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ईजी टू सेपरेट फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। जो प्रेसिपिटेट है आसानी से मतलब सेपरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी एलिमेंट से या फिर अपने सॉल्वेंट से, और एटमॉस्फेयर कंडीशन में स्टेबल होना चाहिए, मतलब जल्दी से रिएक्शन नहीं करे। जैसे प्रेसिपिटेट आपने बनाया लेकिन तुरंत एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर दिए तो वापस रिएक्शन करके कुछ और कंपाउंड बना लेगा, तो फिर आपका रिजल्ट गलत आएगा ना। तो स्टेबल होना चाहिए एटमॉस्फेयर कंडीशन, बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद होता है डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो डाइजेशन कुछ नहीं है, डाइजेशन मतलब क्या होता है, हम लोग प्रेसिपिटेशन होने के बाद उसको तुरंत फिल्टर नहीं करते। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालोगे उसके बाद कुछ समय तक आपको रुकना है। रुकोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रेसिपिटेट फॉर्म होते जाएगा और वो धीरे धीरे आपस में जुड़ के क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल बनाएगा। स्मॉल पार्टिकल जो है बड़ा होगा, और है ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल वापस से डिजोल्व हो जाएगा और थोड़ा बड़ा पार्टिकल ग्रो करेगा, लार्ज होगा, तो इससे आपको फिल्ट्रेशन में आसानी होगी। ठीक है, और धीरे धीरे वो प्रेसिपिटेट नीचे की ओर बैठते जाएगा, है ना। जैसे कई बार हमने देखा है कि जो भारी चीज़ होती है वो नीचे बैठ जाती है, तो डाइजेशन में वही होता है, प्रेसिपिटेट नीचे तली में बैठ जाती है जिससे उसको फिल्टर करना आसान होता है। ठीक है, तो ये होता है डाइजेशन। अब देखते हैं पॉसिबल इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी आ सकती है इसमें प्रेसिपिटेट में। ठीक है, प्रेसिपिटेट में कौन कौन सी या किस टाइप की इम्प्योरिटी जनरली आती है। तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है, जैसे ऑक्यूलेशन इंक्लूजन इम्प्योरिटी है, ये टाइप ऑफ इम्प्योरिटी है ना, कैसे होता है। सरफेस एब्जॉर्प्शन हो सकता है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन हो सकता है, या आइसोमॉर्फिज्म हो सकता है। देखो ऑक्यूलेशन मतलब क्या होगा, अगर इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्रिस्टल के बीच में ट्रैप हो जाए ऐसे। ठीक है, जैसे इम्प्योरिटी, जैसे मुझे सिल्वर क्लोराइड चाहिए भाई, लेकिन इसके साथ साथ जिंक भी आ गया फॉर एग्जांपल के लिए, तो जिंक क्या हुआ, एज ए इम्प्योरिटी हुई ना, वो प्रेसिपिटेट की वजन को बढ़ाएगा, है ना। और हम क्या समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा सिल्वर क्लोराइड है लेकिन उसमें तो कुछ अमाउंट में जिंक भी है, तो रिजल्ट आपका गलत बताएगा, एक्स्ट्रा सिल्वर बताएगा जबकि उसमें उतना है नहीं। तो ऐसे वैसे इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो ऑक्यूलेशन मतलब अगर क्रिस्टल के बीच में अगर कोई दूसरा इम्प्योरिटी फंस जाता है तो उसको ऑक्यूलेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, सिल्वर नाइट्रेट के क्रिस्टल में ना वाटर छोटे छोटे पॉकेट जो रहते हैं ना उसमें रुक जाता है, तो ये क्या होगा, ऑक्यूलेशन का एग्जांपल हो गया। दूसरा इंक्लूजन मतलब क्या होता है, ट्रैपिंग ऑफ इम्प्योरिटी विद इन द क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस के बीच में ही चला गया। जैसे ये आपका है सिल्वर क्लोराइड का लैटिस है, इसके बीच में मान लीजिए जिंक चला गया, अंदर लैटिस के अंदर चला गया, तो इसको इंक्लूजन बोलते हैं। तो इन दोनों टाइप की इम्प्योरिटीज़ बहुत ख़राब होती है, ऐसी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको रिमूव करना आसान नहीं है, क्योंकि ये वॉशिंग से और किसी और मेथड से रिमूव होगा नहीं, आपको वापस से इसको रीडिज़ोल्व करना पड़ेगा, प्रेसिपिटेट को रीडिज़ोल्व करके फिर रीप्रेसिपिटेशन करना होगा, तब जाके ये इम्प्योरिटी दूर होगी। ठीक है। नेक्स्ट होता है सरफेस एड्जॉर्प्शन। सरफेस एड्जॉर्प्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेट है जैसे ये मेरा, इसके सरफेस में कोई इम्प्योरिटी अगर चिपक जाता है एड्जॉर्ब होके, सरफेस में एड्जॉर्ब हो जाता है ना। एड्जॉर्ब मतलब क्या होता है, सरफेस के थोड़ा अंदर तक जाना, इसको एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब पूरा अंदर तक चले जाना, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एड्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये तभी होता है जब न्यूक्लिएशन ज़्यादा होगा, तो बहुत छोटा न्यूक्लियाई बनेगा और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, बढ़ेगा इससे, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ ट्रैप हो जाएगा, तो सरफेस एब्जॉर्प्शन ऐसा होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉपर आपको प्रेसिपिटेशन करना है, सुपर सैचुरेशन आपको कम रखना है। ठीक है, और उसको हटाने के लिए वॉशिंग भी करते हैं, और वॉशिंग आगे मैं बताऊँगा कैसे करते हैं, वॉशिंग प्रोसेस भी करते हैं इसके लिए। इसके अलावा होता है पोस्ट प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, जब हम प्रेसिपिटेशन के बाद काफ़ी समय तक उसको फिल्टर नहीं करते हैं, उसी पे रहने देते हैं सॉल्यूशन में, तो क्या होता है कुछ दूसरा एलिमेंट भी प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाता है।
जो हमको नहीं चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जब हम कैल्शियम ऑक्जेलेट का प्रेसिपिटेट करते हैं, प्रेसिपिटेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो कुछ समय बाद क्या होता है, शुरू में तो कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रेसिपिटेट होगा, लेकिन कुछ समय बाद ना मैग्नीशियम ऑक्जेलेट प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाता है। ठीक है, इसको पोस्ट प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, है ना। तो ये पोस्ट प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या है, फिल्ट्रेशन प्रेसिपिटेशन होने के बाद ना कुछ समय तक आपको रुकना है डाइजेशन के लिए, उसके बाद आपको फ़िल्टर कर लेना है। नहीं करोगे तो बहुत टाइम तक रुकोगे तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन होगा, कोई और एलिमेंट भी प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाएगा जो हमारे रिजल्ट को गलत करेगा, फिर आपका जो वैल्यू आएगी वो गलत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो मेन प्रेसिपिटेट से उसको अलग कर देते हैं या उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम आयन का हम प्रेसिपिटेशन करते हैं एज ए मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, है ना। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेशन होता है, तो अगर वहाँ पे पोटेशियम अगर प्रेजेंट होगा ना, तो पोटेशियम ना अमोनियम को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि इसका आयन का साइज सेम होता है। तो क्या ये प्रेसिपिटेट क्या बन जाता है, मैग्नीशियम पोटेशियम फॉस्फेट बन जाता है, अमोनियम की जगह पोटेशियम आ जाता है। इसको आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इन सब से चीज़ों से क्या होता है ना, आपकी जो वैल्यू आएगी, जो कैलकुलेशन के टाइम पे वैल्यू होगी, वो एक्चुअल से गलत वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, तो इन सबको अवॉइड करना है। नेक्स्ट स्टेप होता है फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग द प्रेसिपिटेट। जैसे आपने फिल्ट्रेशन कर लिया, मतलब प्रेसिपिटेशन कर लिया, अब आपको फिल्ट्रेशन करना है, तो फिल्ट्रेशन के लिए फ़िल्टर पेपर आता है, जैसे एस्बेस्टस आता है या ग्लास वुड करके एक आता है, मतलब है ना, पेपर आता है फिल्ट्रेशन पेपर, उससे आपको फिल्ट्रेशन कर लेना है। फिल्ट्रेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे हम चाय छानते हैं ना, चाय जब बनाते हैं तो चाय पत्ती अलग कर लेते हैं, चाय को अलग कर लेते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वैसी है। ठीक है, प्रेसिपिटेट को अलग कर लेंगे, मेन सॉल्यूशन को अलग कर लेंगे। फिल्ट्रेशन करने के बाद सेकंड जो होता है वो होता है वॉशिंग। वॉशिंग हम करते क्यों हैं, वॉशिंग करते हैं ताकि जो इम्प्योरिटीज़ जो है ना, जैसे मैंने भी बताया, जो इम्प्योरिटीज़ जो रहती है उसको आपको वॉश आउट करना है, बाहर निकालना है, इसलिए वॉशिंग करते हैं। जनरली हम वॉशिंग करते हैं वाटर के थ्रू, काफ़ी सारे प्रेसिपिटेट को हम वाटर के थ्रू वॉशिंग करते हैं। लेकिन कई बार अगर कोलाइडल प्रेसिपिटेट अगर प्रेजेंट है तो उस केस में हम वाटर का इस्तेमाल नहीं करते एज ए वॉशिंग के लिए, क्योंकि अगर वॉशिंग के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे तो वापस रीडिजॉल्व हो जाएगा, आपका जो प्रेसिपिटेट है वाटर में ही डिजॉल्व हो जाएगा, तो उससे प्रेसिपिटेट लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जहाँ वाटर का यूज़ नहीं कर सकते ना, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अमोनियम नाइट्रेट का। ठीक है, या नाइट्रिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग के लिए। नेक्स्ट फिर प्रोसेस होता है ड्राइंग एंड इग्निशन का। ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेट हमको मिल गया, अब प्रेसिपिटेट को क्या करना पड़ेगा भाई, इग्नाइट करना पड़ेगा। जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट होगा उसके साथ रहेगा ना, उसको आपको ड्राई करना पड़ेगा। तो ड्राई करने के लिए 120 से 150 डिग्री सेल्सियस में हम उसको हीट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर एक या कुछ समय के लिए हीट करते हैं, है ना, प्रॉपर ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इग्निशन। इग्निशन देखो हम लोग क्यों करते हैं, जैसे कोई इम्प्योरिटी है, मान लीजिए प्रेसिपिटेट मुझे मिला, उसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटी है जो वोलेटाइल नेचर का है, अब उसको मुझे बाहर निकालना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट को ना क्या करेंगे, इग्नाइट करेंगे, मफल फर्नेस में लगभग 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस में हम उसको ले जाएंगे। तो उससे जो वोलेटाइल इम्प्योरिटी जो रहेगी मान लीजिए प्रेसिपिटेट में, वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इससे हमको प्योर सैंपल, एकदम प्योर प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो हम ड्राइंग और इग्निशन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, वेगिंग कर लेंगे, वजन ले लेंगे, जो प्रेसिपिटेट हमको मिला है उसका वेट कितना है। वेट मिलने के बाद फिर नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है कैलकुलेशन का, इससे आपको कैलकुलेशन थोड़ा समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये सब भी बता देता हूँ, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, ये भी आप थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये सब जानना ज़रूरी है। जब भी कोई केमिकल एनालिसिस करते हैं जहाँ पे सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का कितना मोल सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट है, उसकी मोलैरिटी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 मोल मान लीजिए आयरन प्रेजेंट है 1 लीटर HCl में। ठीक है, 5 मोल आयरन प्रेजेंट है 1 लीटर HCl में, तो उसकी आयरन की मोलैरिटी कितनी हो गई, 5 मोल पर लीटर। 5 मोल पर लीटर ऐसा मोलैरिटी हो गया। वैसे ही 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, उसकी मोलैरिटी होती है। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मोलैलिटी में पर लीटर में हम वो किए ना, तो यहाँ पे पर केजी में होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है, तो वहाँ पे लीटर की जगह केजी कर दो, बस मोलैरिटी निकल गया। थर्ड क्या होता है, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी इज़ द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। मतलब नॉर्मैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्वेंट पर लीटर। ठीक है, ये क्या होगा उसका नॉर्मैलिटी होगा। ठीक है, नॉर्मैलिटी को और मैं अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। और तो एक हम थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, जैसे ये बोल रहे हैं कि ए 10 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग क्लोरीन आयन वाज ट्रीटेड विथ एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट टू प्रेसिपिटेट 0.4368 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, व्हाट वाज द मोलैरिटी ऑफ क्लोरीन आयन इन द अननोन। मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास शुरू में कितना था, 10 ml सॉल्यूशन था, है ना, जिसमें क्लोरीन आयन था। तो उस क्लोरीन को हम प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए हमने क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट डाला। जब सिल्वर नाइट्रेट हमने डाला तो प्रेसिपिटेशन हुआ, और हमने जब उसका ड्राई करके इग्नाइट करके वजन लिया तो उसका वजन कितना आया, 0.436 ग्राम आया। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हुआ वो, इतना वजन आया उसका। तो हमको क्या निकालना है, मोलैरिटी ऑफ क्लोरीन आयन निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन कैसे हुआ रहा होगा, सिल्वर और क्लोरीन रिएक्शन करके क्या बनाया होगा, सिल्वर क्लोराइड बनाया होगा। मतलब 1 मोल सिल्वर रिएक्शन किया 1 मोल किससे, क्लोरीन से, तो 1 मोल सिल्वर क्लोराइड बना। ये आपको आया समझ में, 1 मोल, क्योंकि सामने में कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 मोल सिल्वर 1 मोल क्लोरीन रिएक्शन करके 1 मोल सिल्वर क्लोराइड बना रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन का मोल इज इक्वल टू सिल्वर क्लोराइड का मोल बराबर हुआ, है ना। मोल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स बराबर हुआ। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले, किसका, सिल्वर क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये इससे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितना है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का एटॉमिक वेट यहाँ पे दिया है 143, और एक्चुअल वेट हमने जो निकाला प्रेसिपिटेट का वो कितना है, 0.436। तो 0.436 जो प्रेसिपिटेशन के बाद हमको मिला है डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो इतना आपका मोल है 3.048 इंटू 10⁻³ मोल्स सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है ना। आप देखो 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड कंटेन 1 मोल ऑफ क्लोरीन आयन, तो मोल इतना ही हो गया, क्लोरीन भी इतना ही मोल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कितना है, ये है 3.048 इंटू 10⁻³ मोल है, और सैंपल का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम आपका 10 ml है। अब 10 ml आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोल क्या बोलता है, पर लीटर बोलता है। तो मोल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसको 10 ml है ना, तो ml में लीटर में करेंगे तो 10 इंटू 10⁻³ लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻² हो जाएगा ये, तो यही है 10⁻² से हमने डिवाइड कर दिया। तो टोटल कितना आया, 0.304 मोलैरिटी, है ना। क्लोरीन की मोलैरिटी कितनी है, 0.304। अब यहाँ पे आप दोनों का एक्चुअल वेट भी निकाल सकते हो कि इतने सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर कितने ग्राम है और क्लोरीन कितने ग्राम है, वो भी आप निकाल सकते हो। वो आप कैसे निकालोगे, देखो सिल्वर क्लोराइड का टोटल मोलिकुलर वेट कितना है, 143 है ना। अब मुझे मान लीजिए क्लोरीन का वेट निकालना है कि इतने में क्लोरीन का वजन कितना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर निकालो। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लगभग 35 होता है। तो अब देखो कि क्लोरीन सिल्वर क्लोराइड में कितने % प्रेजेंट रहता है, तो कैसे पता करोगे, यहाँ से पता करोगे 35 बाई क्या कर दोगे, 143 कर दोगे, क्योंकि एक मोल में 35 ग्राम सिल्वर रहता है। ठीक है, एक मोल इसमें 35 क्या है मोलिकुलर वेट है क्लोरीन का, और 143 सिल्वर क्लोराइड का मोलिकुलर वेट है। तो इससे आपको परसेंटेज मिल जाएगा, लगभग यहाँ पे 24% आएगा। तो सिल्वर क्लोराइड में 24% क्लोरीन रहता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 0.436 का 24% निकाल लोगे, लगभग 0.1 ग्राम आएगा।
तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का टोटल वजन 0.436 ग्राम है, जिसमें से 0.1 ग्राम क्लोरीन है, बाकी जो है वो सिल्वर है। तो इस तरह से आप परसेंटेज इसमें भी निकाल सकते हो, एक्चुअल वेट में कितना कितना ग्राम आपका सिल्वर है, कितना ग्राम क्लोरीन है, और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेशन हम करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का, पहला बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा प्रोसाइज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप सोर्स ऑफ एरर को चेक कर सकते हो कि एरर आया होगा तो कहाँ पे आया होगा, ये आप पता लगा सकते हो, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ऐसा नहीं हो पाता है। एब्सोल्यूट मेथड है, एब्सोल्यूट मतलब आपको यहाँ पे वजन डायरेक्ट आपको ग्राम में आपको रिजल्ट मिल जाता है। इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा कुछ मतलब इक्विपमेंट वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल इक्विपमेंट, नॉर्मल बीकर वगैरह जो भी है उसमें काम चल जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला है कि देयर आर पोटेंशियल प्रॉब्लम विद द ग्राविमेट्रिक एनालिसिस दस मस्ट बी अवॉइडेड एट गुड रिजल्ट, जैसे कि प्रॉपर लैब टेक्निक होना चाहिए, क्रिटिकल है। प्रॉपर प्रेसिपिटेशन के लिए आपको प्रॉपर लैब टेक्निक करना पड़ेगा, केयरफुल और टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी टाइम लगता है प्रेसिपिटेशन वगैरह करने में। ठीक है, आपको एकदम ग्लास वगैरह सब कुछ क्लीन होना चाहिए, एक्यूरेट वेगिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा इसका डिसएडवांटेजेस है। ओके, तो ये था पूरा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।